हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अध्ययनम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12 की मैथ्स की क्लास आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हमारे सभी लेसन्स की जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं तो आप उसे लाइक करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्लास 12 की मैथ का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। इसके बारे में हम आज सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर लें। ए एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 और 6 का। साथ ही बी भी दिया गया है यहाँ पर 7 8 9 10 11 का। 1 2 3 4 5 6 ये ए के अवयव हैं और 7 8 9 10 11 ये बी के अवयव हैं। अब हम आते हैं संबंध के ऊपर। संबंध के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। किन्हीं भी दो फंक्शन के जो रिलेशन होता है उसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं कहना चाहूँ कि ए का संबंध है बी से, ये ए है और ये मेरा बी है। क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ही है, इसको आप अंदर ही कंसीडर करना है। इसको 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 का संबंध है 7 से, ठीक है। मान लीजिए 2 का संबंध है 8 से, तो कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे हम। 2 का संबंध है 8 से तो इसको ऐसे लिख देता हूं। यदि 3 का संबंध है 9 से तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 3 9। इसी प्रकार से अपन सारे संबंध लिखते जाएंगे, ठीक है। जो मैंने संबंध लिखे हुए हैं, जो आर को मैंने प्रदर्शित किया है, तो ये जो पहला भाग है ये हमारा प्रदर्शित करता है डोमेन। क्या ये हैं प्रांत, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, और ये हैं परिसर, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आर का कोई एक दूसरा और संबंध है। वो क्या है कि 1 संबंधित है 8 से, 2 संबंधित है 9 से, 3 संबंधित है 10 से, 4 संबंधित है 11 से। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर बराबर 1 का संबंध है 8 से, 2 का संबंध है 9 से, 3 का संबंध है 10 से और 4 का संबंध है 11 से, ठीक। तो इस संबंध में ये हमारे प्रांत कहला गए और ये परिसर कहला गए, ठीक है। अब एक और शब्द आता है सहप्रांत। सहप्रांत क्या है, मान लीजिए जो ये बी है, बी के कितने अवयव हैं जो ए से संबंधित हैं, 8 9 10 11, 7 हमारा संबंधित नहीं है। तो हमारा ये जो बी के सभी अवयव होंगे ये सहप्रांत कहलाएंगे, ठीक है। यदि केवल प्रांत की बात की जाए तो 8 9 10 11 इस फंक्शन के लिए, इस संबंध के लिए जो दिया गया है, इसमें 8 9 10 11 प्रांत कहलाएंगे। यदि सहप्रांत की बात की जाए तो बी के सारे अवयव सहप्रांत कहलाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो बात हुई प्रांत और सहप्रांत की। चलिए अब हम कुछ संबंधों की बात करते हैं। ए जिसके अवयव हैं ए बी सी, एक और समुच्चय यदि यही एक कोई हम प्रदर्शित कर दें, इसके भी अवयव हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे प्रांत हैं, ये परिसर है, डोमेन है, ये रेंज है। चलिए अगला है क्या, प्रतिलोम संबंध। क्या है प्रतिलोम संबंध, इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए ये संबंध दिया गया है आर ए बी, ए का संबंध है बी से, बी का संबंध है सी से, ठीक है, और सी का संबंध है ए से। तो इसका प्रतिलोम संबंध क्या कहलाया जाएगा। प्रतिलोम को हम आर इनवर्स के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा बी का संबंध है ए से, इसको अपोजिट प्रतिलोम को, जो संबंध हमारा था उसको उलट देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सी का संबंध बी से, यहाँ पर हो जाएगा ए का संबंध सी से। ये हमारा हो गया प्रतिलोम संबंध। अगला है हमारा चौथा स्वतुल्य संबंध।
क्या है स्वतुल्य संबंध? ऐसे संबंध जिसमें ए का संबंध ए से हो, बी का संबंध बी से हो और सी का संबंध सी से हो। जैसे अर्थात क्या कि आर ए संबंधित है ए से, बी संबंधित है बी से और सी संबंधित है सी से। यदि संबंधों के समुच्चय में ये अवयव शामिल हैं तो हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है। अब अगला है सममित, पांचवा है सममित संबंध। सममित संबंध क्या कहलाएगा? यदि आर ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए। ठीक है। ये यदि ऐसी स्थिति है तो हमारा संबंध सममित कहलाएगा। हमारा संबंध क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। यदि ए का संबंध है बी से और बी का संबंध है सी से तो ए का भी संबंध सी से होगा, तब वह संक्रामक संबंध होगा। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे हम कि यदि ए संबंधित है बी से और बी संबंधित है सी से तब ए का भी सी से वही संबंध होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो यह हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो चलिए चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। A1 का पहला सवाल है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तो निम्नलिखित संबंध R का डोमेन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है R बराबर x संबंधित है y से। किस प्रकार से संबंधित है कि x प्लस वाई बराबर 7 और यहाँ पर x और y क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हमारी? n बराबर होता है 1 2 3 4 5 और अनंत तक। हमारा संबंध क्या है यहाँ पर कि x और y का योग हमारा होना चाहिए 7। ये हमारा संबंध है r के रूप में जो प्रदर्शित हो रहा है। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये है मेरा x और ये है मेरा y। तो चलिए रखते हैं मान। जब x बराबर में 1 लेता हूं जो कि हमारी प्राकृतिक संख्या है, पहले ही इसने बोल चुका है कि x और y प्राकृतिक संख्या है, तो x का मान सबसे पहले मैंने 1 लिया। तो इस संबंध को सेटिस्फाई करने के लिए y का मान क्या होना चाहिए? y का मान होना चाहिए 6। जब x का मान मैं 2 लूंगा तो y का मान होना चाहिए मेरा 5। जब x का मान मैं 3 लूंगा तो 4। यदि इसको मैं 4 ले लेता हूँ तो यहाँ पर 3, इसको यदि 5 लेता हूँ तो यहाँ पर 2, इसको यदि मैं 6 ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 1। ठीक, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हमारे डोमेन्स हैं, ये हमारे रेंज हैं, ये हमारे प्रांत हैं और ये हमारे परिसर हैं। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आर का डोमेन बताइए। तो इस संबंध में आर का हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स के सभी अवयव हो जाएंगे डोमेन और वाई के सभी अवयव हो जाएंगे रेंज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे आर के डोमेन हो जाएंगे। ठीक है। इसको आप यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 है तत्का संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि R संबंध किस प्रकार से है कि x माइनस 2y बराबर होना चाहिए 0। ठीक है। x माइनस 2y बराबर होना चाहिए 0, जहां पर x y किसके अवयव हैं? x y समुच्चय A के अवयव हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें। पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं ताकि हम आसानी से निकाल सकें। दिया गया है संबंध x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2y। चलिए ये हमने इसको सरल कर लिया। अब देखते हैं कि हमने इसको सरल कर लिया। अब इसके मान रखते हैं। ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। ठीक है। तो x और y अवयव काय के हैं? a के। a में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यदि मैं x बराबर 1 लेता हूं पहले, ठीक है, यदि मैं x बराबर लेता हूं 1 तो y बराबर मेरा प्राप्त हो जाएगा 1/2। बट y तो हमारा a का अवयव नहीं है ना। यहाँ पर 1/2 कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या x का मान लेंगे 2। ठीक है। जब मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान क्या प्राप्त हुआ मुझे? 2/2 बराबर 1। ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैं x का मान 3 लूंगा
तो ये 3/2 भी हमारा कोई y का मान नहीं प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर सीधे मैं क्या करूँगा, अब x का मान रखूँगा 4। जब x का मान मैं 4 रखता हूँ तो y का मान कितना प्राप्त होता है मुझे 2। जब x का मान मैं 6 रखता हूँ तो y का मान प्राप्त होता है मुझे 3। जब x का मान मैं 8 रखता हूँ तो y का मान प्राप्त होता है मुझे 4। जब x का मान मैं 10 रखता हूँ तो y का मान मुझे प्राप्त होता है 5। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब हमारा क्या क्वेश्चन में आइए क्या पूछता है, क्या पूछ रहा है कि हमको R का डोमेन निकालना है, R का परास निकालना है और R इनवर्स ज्ञात करना है। तो R का डोमेन कितना हो जाएगा, हमने अभी देख लिया है। R का डोमेन हो जाएगा, क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और R का रेंज क्या हो जाएगी, परास क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई हमारी डोमेन, ये हो गई हमारी रेंज या परास। अब अगला क्या है कि R इनवर्स निकालना है हमें। R इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, R निकाल लेता हूँ। R निकालने के बाद ही हम R इनवर्स निकाल पाएंगे। तो हमारा R यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जो संबंध है हमारा वो हो जाएगा, 2 का संबंध किससे है, 1 से है, 4 का संबंध 2 से है। तो 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4 और 10, 5। ये मेरा R हो गया। अब R इनवर्स हमने अभी पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पर देखा था। R इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 4, 2, 2, 4 का उल्टा कर दो, 4, 2, यहाँ पर हमारा 2, 1 होगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 और 5, 10। ठीक, तो ये हमारा तीनों आंसर हो गए इसके। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद यदि कोई डाउट रह जाए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर अपने डाउट पूछ लीजिएगा। अगला सवाल है, दिया गया है कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसके अवयव हैं। A का संबंध इस प्रकार है कि R का संबंध है, A का संबंध है 1 से, 2 का 1 का संबंध है 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से। ठीक है, तो हमें निकालना है समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या प्रतिसम्मित है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, चालू करते हैं। पहला है समतुल्य का, देखते हैं समतुल्यता की कंडीशन ये फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक, तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो कम से कम R में क्या होना चाहिए कि 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो इसमें देखते हैं है कि नहीं है। तो 1 का संबंध 1 से तो है, 2 का संबंध 2 से भी है, लेकिन 3 का संबंध 3 से नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 का संबंध 3 से अवयव नहीं है, काय का, R का। ठीक है, ये हमारे अवयव दिए गए हैं, इसमें हमारा 3 के संबंध कहाँ आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा कोई हमें, इसलिए यह समतुल्य नहीं होगा। ठीक, अगला है सम्मित के लिए, दूसरा है सम्मित के लिए। ठीक, सम्मित के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि जब R बराबर A का संबंध हो B से और वही B का संबंध हो A से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। तो पहले हम बना लेते हैं कि होना, चलिए देखते हैं यहाँ पे R में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए कि 1 का संबंध 2 से होना चाहिए और 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार 2 का संबंध 3 से होना चाहिए और 3 का संबंध 2 से होना चाहिए। ठीक, यदि ये ऐसी कंडीशन फॉलो करता है तो हमारा सम्मित हो जाएगा। देखते हैं है कि नहीं है। तो
ये यहाँ पर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से भी है, 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से भी है, अतः ये सममित है। ठीक, अब आता है हमारा संक्रामक। चलिए, अब संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है अपनी? कंडीशन ये है हमारी इसकी कि यदि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है तो A का संबंध भी C से होना चाहिए। तो इसमें हमारे क्या क्या शामिल होते हैं? R बराबर A B B C और AC। ठीक है, तो देख लेते हैं A B C, ये तो और सरल है। A B C के स्थान पर मैं 1 2 3 रख देता हूँ। तो क्या क्या कम से कम हमारे इस संबंध में क्या क्या अवयव होने चाहिए? यहाँ पे कम से कम होना चाहिए 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, 2 का संबंध 3 से होना चाहिए और 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें शामिल। 1 का संबंध 2 से तो है, 2 का संबंध 3 से भी है, लेकिन 1 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। कारण क्या होगा इसका? चूंकि 1 और 3 अवयव नहीं हैं हमारे संबंध आर के। ठीक है, इसीलिए यह संक्रामक नहीं होगा। फंक्शन और रिलेशन की यह क्लास अभी जारी रहेगी। इसमें हम शिवलाल अग्रवाल एनसीईआरटी तथा नवबोध के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेसन में यदि आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पर ज्वाइन कीजिए तथा अपने डाउट पूछिए। सभी लेसन्स की जानकारी सही समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आज का लेसन आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।